Namaste students, topic for today's lecture is the concept of constitutional law, administrative law and criminal law and their development. Right? So we'll start first with the constitutional law. What is the concept of constitutional law? It is a body of law which defines the role, powers and structure of different entities within a state, namely the executive, legislature or the judiciary, as well as the basic right of the citizens in federal countries such as US and Canada, the relationship between the central government and the state government and their territorial government. So we'll divide this point basically into three types. That first one, it defines the role and powers in the structure of different entities. ये क्या करता है, जो तीन एंटिटीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इनके पावर्स को, इनके स्ट्रक्चर को और इनके रोल को डिसाइड करता है. सेकेंड, इट decides the basic rights of the citizen, that what is the basic rights of our citizens in federal countries. Who are the federal countries? They are US, United States and the Canada. Now it deals with the various organs of the state, that is executive, judiciary and the legislature, right? It deals with the structure of the state. ये क्या करता है, स्टेट के स्ट्रक्चर से डील करता है. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज द हाईएस्ट लॉ which gives guidelines with regard to the general principles which relate to the powers and the organization of the organs of the states और उसका relation state और citizens के बीच में. Then what it does, it also gives the guidelines about the international relations. ये international relations के बारे में guidelines भी देता है. Now, what is constitutional law? इसकी definition क्या है? It embodies the rules and regulations. ये embody करता है rule और regulation. कौन सी? जो govern country है, country को और उसके people के rights को. India and the citizen and the rights of the citizens of India. Right? अब हर country का अपना constitution है. Then the US constitution sets the legal parameters. जो US की constitution होती है वो legal parameters set कर देती है कि उसकी गवर्नमेंट क्या कर सकती है एंड क्या नहीं कर सकती. एंड इट ऑल्सो सेट्स द बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन्स की, उसके सिटीजन्स के क्या क्या राइट्स हैं. देन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, इट वाज क्रिएटेड इन 1787 और ये एवर इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, रिफ्लेक्शन होता है ऑन गोइंग चेंजेस. जो भी सोसाइटी की चेंजेस आती हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हो जाते हैं. नाउ अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं. द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने 3 ब्रांचेस बनाई हैं, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. ओवर टाइम उससे पहले क्या था, बिल्स ऑफ राइट्स था, आपने सुना होगा. फंडामेंटल राइट्स से पहले भी था बिल्स ऑफ राइट्स एंड एन एडिशनल अमेंडमेंट वर इंक्लूडेड टू बी अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. Then the bills of rights and the amendment enumerate the rights of the individual. बिल ऑफ राइट्स और जो बाकी अमेंडमेंट्स होते हैं वो क्या बताते हैं, इंडिविजुअल के क्या क्या राइट्स हैं. नाउ वील डील सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जाम्पल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इज असिस्टेंस ऑफ काउंसिल. दिस राइट एक्सटेंड्स टू द इंडिविजुअल. ये राइट इंडिविजुअल को एक्सटेंड करता है, इंडिविजुअल्स के लिए होता है. दैट आर एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम, जिन्होंने क्राइम किया होता है. एंड स्टिपुलेट्स दैट एन अटॉर्नी विल बी अपॉइंटेड फॉर द डिफेंडेंट इफ दे कैन नॉट अफोर्ड टू हायर देम. नाउ व्हाट हैपन्स, देयर आर सम पीपल हु आर नॉट एबल टू अपॉइंट अ लॉयर. दे आर नॉट financially so good to afford a lawyer. तो इस केस में गवर्नमेंट अपॉइंट कर देती है डिफेंडेंट के लिए कि वो अपनी भी प्ली, अपना भी डिफेंस कोर्ट के सामने रख सके. नेक्स्ट इज टैक्स एंड बैलेंस. दिस इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट का सिस्टम है, डिज़ाइन क्यों किया गया है कि जो पावर्स हैं branch of government from over exerting their powers and making sure the other branches are appropriating conducting of duties. ये चेक करता है कि जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, वो अपनी प्रॉपर ड्यूटीज़ निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं. देन इज इक्वल प्रोटेक्शन, कि हर इंसान को, एवरी पीपल एंड एवरी ग्रुप ऑफ पीपल जो सिमिलर सर्कमस्टांस में हैं उनको इक्वल प्रोटेक्शन देना चाहिए. नाउ देयर कम्स ड्यू प्रोसेस. ड्यू प्रोसेस क्या होता है, means those that are subject to the judicial system will be treated fairly and afforded their rights under the law. Then comes freedom of speech, कि हर इंसान के पास right, every person of the India has a right to say, to express his opinion, has a right to freedom of speech and expression. It comes under Article 19 of the Indian Constitution. Then comes freedom of religion. It is another civil liberty जो ये
दूसरी सिविल लिबर्टी है जो सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई है कि वो अपना रिलीजन, दे आर entitled, they are free to follow the religion they want, right? Then comes judicial review. This is the right to have the courts review legislation to determine whether or not it is valid or not, कि जो decision हुआ है वो decision valid है कि नहीं, जो judge ने decision लिया है that is valid or not. Then separation of powers, कि executive, legislature and judiciary, they are all the three organs of the government, so all of them have different powers. Suppose first is legislative power क्या होती है, उसकी पावर होती है कि लॉ बनाना. then comes executive, कि जो वो लॉ बना है उसे एग्जीक्यूट करना. एंड द लास्ट इज जुडिशरी, कि जब सब लॉज हो जाएं एंड इनकेस जब कोई क्राइम करे एंड जब उसके पास कोर्ट ऑफ लॉ के सामने आए तो डिटरमाइन दैट वेदर ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस और नॉट. There are many rights guaranteed by the Constitution that is not specifically mentioned in it but are inherently part of the nation of the liberty and thus a constitutional right. ऐसे बहुत सारे laws हैं जो कि Constitution ने guarantee नहीं mention नहीं है but they are constitutional rights. Some of them are right to travel across state lines. हमारा right है कि हम all over state lines के पास travel कर सकते हैं. हमारा right है कि हम शादी कर सकते हैं. We have the right to marry, the right to raise children. हमारा right है कि हम चिल्ड्रन बिगेट कर सकते हैं. एंड प्राइवेसी राइट्स, वी ऑल हैव द राइट टू प्राइवेसी, दैट नो वन हैज़ द राइट टू ब्रीच आवर प्राइवेसी. इट्स आवर लाइफ, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट. States can expand on the basic rules, regulations and rights of the federal constitution. State, however, cannot supersede or override the rights granted in the federal constitution. कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी राइट्स हैं स्टेट्स उनको सुपरसीड नहीं कर सकता, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता है. Now comes administrative law. Earlier we studied the concept of constitutional law, now is administrative law. Administrative law क्या होता है? अब जब कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में बुक्स में आर्टिकल्स दिए गए कि दिस आर्टिकल अगर ऐसा कुछ होता है या प्रेसिडेंट की पावर इसमें दी गई, प्रेसिडेंट को ऐसे रिज़ाइन किया जाता है, यूनियन है, स्टेट लिस्ट है, ये सब जब दिया है, सब मेंशन है. अब इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? Now we'll study it in administrative law. Administrative law is the law that governs the administrative action. कि अब जब उसमें जो भी mention है उसको कोई govern भी करेगा, उसको कोई administer करेगा. That is administrative law. As per the Ivor Jennings के according क्या हुआ? Administrative law is the law relating to administration. ये administration से relating law है. It determines the organization, powers and duties of administrative authorities. क्या करता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होती है उनके ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़ को डिटरमाइन करता है. ये इंक्लूड करता है रूल मेकिंग पावर भी इंक्लूड करता है, रूल मेकिंग पावर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, द क्वासी जुडिशियल फंक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, उनकी लीगल पब्लिक अथॉरिटीज़ की लीगल लाइबिलिटीज़, और जो कोर्ट की पावर है सुपरवाइज करने की एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को, उसको भी कवर करता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ. इट गवर्न्स द एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योर्स दैट द एग्जीक्यूटिव ट्रीट्स द पब्लिक फेयरली. ये क्या करता है? एग्जीक्यूटिव को गवर्न करता है कि ऑफकोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या करता है? एडमिनिस्टर करता है. एडमिनिस्टर कर रहा है तो सुपरवाइज करेगा, गवर्न करेगा एग्जीक्यूटिव को कि भाई जो पब्लिक है, हमारे जनरल सिटीजन्स हैं, उनको फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड होना चाहिए, किसी के भी साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए. देन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ होता है. अब ये इंडिविजुअल और गवर्नमेंट के रिलेशन के साथ डील करता है. ठीक है. इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर स्ट्रक्चर एंड क्वासी जुडिशियल टू इन्फोर्स द लॉ. ठीक, ये लॉ को इन्फोर्स कराता है. इट इज़ प्राइमरी कंसर्न विद, ये प्राइमरी कंसर्न किससे होता है? ऑफिशियल एक्शन से और प्रोसीजर से. एंड जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है वो कोडिफाइड नहीं होता है, ये जज मेड लॉ होता है जो टाइम के साथ इवॉल्व हो जाता है. हाँ, अर्लियर भी हमने इसकी डेफिनेशन सर आइवन जेनिंग्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि ये डिटरमाइन करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़. नाउ रीजंस क्या थे कि इसकी ग्रोथ क्यों हुई, डेवलपमेंट क्यों हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का? कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, की वेलफेयर स्टेट एक प्रॉपर स्टेट का कंसेप्ट था, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ग्रोथ होना था कि अगर वहाँ पे कोई सुपरवाइजरी पावर नहीं होगी, कोई मॉनिटर नहीं करेगा तो चीज़ों देयर वुड बी नो बैलेंस. कुछ भी, कोई भी चीज़ हाई हो सकती थी, कोई भी चीज़ लो हो सकती थी.
So there was a concept of welfare state. As the states changed their nature from laissez-faire to that of welfare state, government activities increased and thus the need to regulate the same. This branch of law developed. क्या हुआ कि पहले लेजिस्फेयर था, अब जब वो वेलफेयर स्टेट में आया तो गवर्नमेंट की भी एक्टिविटीज़ बढ़ गई. अब जब एक्टिविटीज़ बढ़ गई तो उनको रेगुलेट करने के लिए भी चीज़ें चाहिए थी. सो दस द ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डेवलप्ड. सेकेंड इज द इनएडिक्वेसी ऑफ लेजिस्लेचर. what happens, the legislature has the time to make laws but it do not have the time to administer it. Thus there was a proper growth of administrative law. Thus executive is given the power to legislate. executive को पावर दी गई कि legislate करो और use its discretionary powers, अपनी discretionary powers को use करो. देन कम्स द इनएफिशिएंसी ऑफ जुडिशरी. जुडिशरी जो है बहुत स्लो है. इट्स वेरी हाई पोस्ट. इट इज़ अ वेरी हायर stage, higher platform, but the working of the judiciary is quite slow in the court. So they were inefficient to handle it. So because anyone needs to administer it, thus the concept of administrative law came. Scope for the experiment. As administrative law is not a codified law, ये law codified नहीं है तो ये ज़्यादा flexible है, ये बहुत ज़्यादा rigid नहीं है और ये time के साथ change भी हो जाता है. Evolution. There were 3 stages of evolution. laissez-faire की stage थी, dogma of collection था और social welfare stage थी. The details are mentioned there, you can check them. We'll directly move to the conclusion. From laissez-faire to welfare state. laissez-faire से welfare state जाने के लिए क्या हुआ? After turning into a welfare state function, it shifted the setting the parameters for deciding the administrative functions to the following principle of natural justice and reasonableness. कि जो भी चीज़ें हो रही हैं वो natural justice और reasonableness के उस पर होनी चाहिए. The powers and the functions of powers and the functions of administrative and quasi-administrative agencies. The procedures these follow to be exercised and prescribed and revised. Now comes the criminal law. क्रिमिनल लॉ से आपको समझ आ रहा होगा क्राइम. जो भी कोई क्राइम करता है उससे रिलेटेड पनिशमेंट दी होती है. IPC इंडियन पेनल कोड इज़ अ क्रिमिनल लॉ. उसमें डिफाइन है कि क्या क्या पनिशमेंट दी जाएंगी जब कोई क्राइम करेगा. सो क्रिमिनल लॉ इज़ ओनली वन ऑफ द डिवाइसेस बाय विच ऑर्गेनाइज सोसाइटी प्रोटेक्ट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ग्रुप. क्रिमिनल लॉ क्यों बनाया गया कि सपोज जो इंसान क्राइम कर रहा है तो उसके अगेंस्ट कुछ मेजर्स होने चाहिए कि दोबारा से वो क्राइम ना करे. इन केस सपोज वो चोरी कर रहा है एंड कोई भी पनिशमेंट हमारी लॉ में नहीं है या उसको स्टेट या कंट्री कोई भी पनिशमेंट नहीं दे रहे, तो फिर आज एक घर में चोरी कर रहा है तो नेक्स्ट टाइम ही विल ट्राई कि वो बहुत बड़े म्यूजियम में चोरी करे. तो दिस इज़ द क्राइम अगेंस्ट द सोसाइटी. इसलिए प्रॉपर लॉज हैं कि कोई एक बार क्राइम कर रहा है तो उसको उस चीज़ की प्रॉपर पनिशमेंट देनी चाहिए कि वो दोबारा सोसाइटी का क्राइम ना करे. राइट. देयर आर इन द एडिशन ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ द कंसर्न बाय द फैमिली, स्कूल, रिलीजन, द रूल्स ऑफ द ऑफिस. देन द डिस्टिंक्शन बिटवीन द क्रिमिनल लॉ. हम क्रिमिनल लॉ का डिस्टिंक्शन भी देख सकते हैं टॉर्ट लॉ के साथ. ये इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ विद रियल प्रेसिजन, बट जनरल में क्या होता है, जो टॉर्ट होता है वो प्राइवेट इंजरी होता है और जो क्राइम होता है वो ऑफेंस होता है पब्लिक के अगेंस्ट. राइट. कि सपोज़ किसी के साथ नेग्लिजेंस हुआ कि भाई अब एक कार उसने लाके बीच में रख दी. सपोज आई वॉज गोइंग, कोई बीच में कार ले आया तो वो उसने मेरे साथ प्रॉब्लम किया, मेरे को इशू हुआ उससे, तो दैट इज़ लॉ ऑफ टॉर्ट. बट सपोज़ वो बीचों बीच जाके किसी चोरी कर रहा है तो दैट कम्स अंडर, दैट इज़ द ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट पब्लिक. पनिशमेंट्स भी आपने पढ़ी होंगी कि रिट्रीब्यूटिव पनिशमेंट होती है, डिफरेंट पनिशमेंट होती है. फिर इनकैपिगेशन होता है, रिहैबिलिटेशन होता है, रिस्टोरेशन होता है. कि जब अगर सपोज़ किसी ने कोई क्राइम किया तो उसको पनिशमेंट दी गई एंड इन केस ही इज़ गिल्टी, ही इज़ लाइक कि उसको अपनी गलती रियलाइज़ है, देन
और उसकी हैबिट्स अच्छी हैं एंड वो कमिटमेंट दे रहा है ऑन प्रूफ ऑन राइटिंग कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा, तो ही कैन बी लेफ्ट. I hope the difference between constitutional law, administrative law and criminal law must be clear. We covered the concept of administrative law, constitutional law, criminal law with all of their developments कि उनका development क्यों हुआ. Thank you one and all.